बात उन मामलों की जिनकी गूंज लंबे वक्त तक रहनी है, जैसे यूपी के लखीमपुर खीरी कांड की ही बात करें। मामले की आग मरुधरा भी पहुंची और यह भी साफ हुआ कि बात दूर तक जाएगी ही। बहुत लंबे वक्त के बाद कांग्रेस में जान दिखी है। कारण है मौका, मौका और मौका। लखीमपुर की घटना कांग्रेस की झोली में मौके की तरह गिरी है, और वो भी यूपी चुनाव से ठीक पहले। बस फिर क्या, जैसे ही मौका मिला कांग्रेस इसे भुनाने में जुट गई। कांग्रेस लखीमपुर चली, राजनीति भी भरपूर हुई। मरुधरा भी इससे अछूती नहीं रही। मरुधरा का सियासी पारा आसमान छूने लगा। लखीमपुर बवाल, सियासी उबाल। लखीमपुर की डगर, वोट पर नजर। लखीमपुर बहाना, सियासत है चमकाना। चुनावी मौसम में चाहिए भी क्या, मुद्दा और मौका। जब मिला तो कांग्रेस ने हाथों हाथ लपक लिया। प्रियंका गांधी को लखीमपुर जाने से रोका गया, पहले हिरासत में लिया गया, फिर गिरफ्तारी और फिर रिहा कर लखीमपुर जाने का मौका भी दिया। राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी ने लखीमपुर पहुंचकर पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। उनके साथ लखीमपुर सचिन पायलट भी पहुंच जाते, पर पायलट को रोक दिया गया। इधर राजस्थान में लखीमपुर बवाल पर सियासी उबाल खूब देखने को मिला। केंद्र और योगी सरकार के खिलाफ मोर्चा भी खोला। पहले 5 अक्टूबर को राजधानी जयपुर में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। पीसीसी में सभा हुई, जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी शामिल हुए। आप बताइए, इतनी बड़ी 8 लोग मारे गए हैं। अभी प्रियंका जी का मैं वीडियो सुन रहा था रास्ते के अंदर, उन्होंने एक वीडियो जारी किया है जिसमें कैसे उठना जा रहा है गाड़ी से, लोगों को दिखाया गया। एक संकेत है देशवासियों को, देश की दिशा में जा रहा है। क्या लोकतंत्र कायम रहेगा? जिस प्रकार से आरएसएस और बीजेपी ने जो तरीका अख्तियार किया है शासन करने का, जनता कब अपना करोड़ बदलती है मालूम नहीं पड़ेगा मोदी जी को। आज मोदी जी मन की बात कर रहे हैं और 24 के अंदर इस देश की जनता और इस देश के किसान अपने मन की बात सोच करके फिर सफा करेंगे। फिर 7 अक्टूबर को पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के नेतृत्व में भरतपुर के ऊंचा नगला बॉर्डर पर कांग्रेस की सभा हुई, और उसके बाद कांग्रेसियों ने उत्तर प्रदेश सीमा में जाकर पुतले फूंके। 3 काले कानून वापस कहाँ लिए? जो किसान की मेन समस्याएं हैं वो तो यूं की त्यों है, इसलिए क्यों नहीं करेंगे हम प्रदर्शन? केवल मिलने दिया गया है, इसलिए हम मिलने नहीं जा रहे हैं। जब मिलने हमारे नेता को दे दिया तो हमारा सबका जाकर के मिलना कोई औचित्य नहीं है। सवाल उठे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी पर भी। कांग्रेस ने पूछा, आखिर लखीमपुर की घटना पर पीएम मोदी मौन क्यों हैं? किसानों के खिलाफ लगातार अत्याचार कर रही है भाजपा की, चाहे यूपी सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो। कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, कानून सम्मत कार्रवाई नहीं की जा रही। आम लोगों में रोष है, किसानों में रोष है कि एक महिला अगर किसी किसान की दिन दिहाड़े हत्या कर दी गई, उसके परिवार को थोड़ा सांत्वना देने जा रही है, तो बीजेपी उससे डर रही है। योगी जी डर गए, मुझे लगता है इनके होश उड़े पड़े हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी के भी, योगी जी भी के। लाठी गोली के दम पर आप देश को चलाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी एक शब्द नहीं बोले। प्रधानमंत्री जी इतना नाटक करते हैं लोगों के पांव धोने का, आंसू बहाने का, एक आंसू नहीं निकला उनका। हजारों किसान तो मर गए बॉर्डर पर बैठे बैठे, और अब की बार तो किसानों को कुचल कर मार रहे हो। सियासत में मुद्दा तब तक खत्म नहीं होता जब तक कि उससे कोई सियासी हित सध ना जाए। लखीमपुर की घटना के साथ भी ऐसा ही है। सरकार और किसानों के बीच समझौता हो चुका है, लेकिन उत्तर प्रदेश में कुछ ही महीनों बाद होने वाले चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस इस मुद्दे को मरने देना नहीं चाहती है। राजस्थान में भी कांग्रेस इसे कैटलिस्ट के तौर पर देख रही है। वहीं उपचुनाव में भी इसका लिटमस टेस्ट करना चाह रही है, ताकि भविष्य में इसके आधार पर रणनीति तैयार की जा सके। कैमरामैन बलबीर सिंह के साथ दिनेश शर्मा, न्यूज़ 18, जयपुर।
अब रीट का मामला लें, सबसे बड़ी परीक्षा बार बार परीक्षा दे रही है और अब उसकी लीगल परीक्षा भी होनी है। प्रदेश की सबसे बड़ी परीक्षा रीट। सरकार ने दावा किया कि नीट एंड क्लीन आयोजन हुए, लेकिन बीजेपी लगातार सरकार को घेरने में लगी है। कभी सीबीआई जांच की मांग कर रही है, कभी पेपर लीक, सरकार वीक जैसे नारे लगा रही है। और तो और अब रीट को लीगल परीक्षा का भी सामना करना पड़ रहा है। मामला अब कोर्ट में है। रीट था क्लीन एंड नीट, पेपर हुआ आउट, क्यों है ये डाउट? रीट की लीगल परीक्षा। जी हां, प्रदेश की सबसे बड़ी परीक्षा जिस पर सियासत भी सबसे ज्यादा हो रही है। आरोप प्रत्यारोप का दौर अब भी जारी है, लेकिन इन सब के बीच अब रीट की लीगल परीक्षा कोर्ट में होगी, क्योंकि 26 सितंबर को हुई रीट भर्ती परीक्षा में कथित पेपर आउट का मामला हाई कोर्ट पहुंच गया है। कोर्ट में भागचंद शर्मा, मधु नागर समेत दूसरे अभ्यर्थियों ने याचिकाएं दायर कर दी हैं। तर्क दिया गया है कि एक तरफ तो सरकार खुद परीक्षा में पेपर आउट करने के आरोप में गिरफ्तारियां कर रही है, सरकारी कर्मचारी निलंबित किए जा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ राज्य सरकार ये मानने को तैयार नहीं कि पेपर आउट हुआ है। सबसे महत्वपूर्ण आधार तो ये है कि जिस तरह की सरकार ने इन अधिकारियों को, बड़े बड़े DYSP, RAS लेवल के अधिकारियों को सस्पेंड किया है, तो सरकार खुद ही ये मान रही है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुई है। लीगल परीक्षा अपनी जगह है, लेकिन प्रदेश में रीट की सियासी परीक्षा भी चल रही है। बत्तीलाल मीणा के बाद अब सवाल माशिबो के चेयरमैन डॉक्टर DP जारोली पर उठे। सवाल उठाया बीजेपी के सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने, तो साथ दिया पूर्व राज्य मंत्री वासुदेव देवनानी ने। इनकी तरफ पहुंच गई, जो प्राइवेट लोगों को अगर पहुंचने पकड़ने में SOG सफल हुई तो बत्तीलाल भी आ जाएगा, वरना बत्तीलाल आने वाला नहीं। लक्ष्मणगढ़ वाला भी आ जाएगा और गंगापुर वाला भी गिरफ्त में आ जाएगा, और जारोली और डॉक्टर प्रदीप पारासर और वो 8 लोग जिस संगठित गिरोह ने पेपर लीक किया है, कई जगह आंसर शीट दी हैं, वो जेल के सीख चुम होंगे, मैं गारंटी के साथ कहता हूं। और जब वो नाम उजागर करेंगे तो बड़े नाम सामने आएंगे। बोर्ड का चेयरमैन जो अपने आप को कल परसों के प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के रूप में उसने प्रदर्शित किया है, तो लगता है उस बत्तीलाल मीणा के तार भी कहीं न कहीं जारोली के साथ जुड़े हुए हो सकते हैं। इसलिए तुरंत जारोली को बर्खास्त किया जाए और इस पूरे प्रकरण की CBI से जांच कराई जाए। सवाल उठे तो डॉक्टर DP जारोली भी मीडिया के सामने आए, सारे आरोपों को खारिज किया और किरोड़ी लाल मीणा को खुली चुनौती दे डाली। मैं माननीय सांसद को कहना चाहता हूं, 2016 में आपका राज था, भाजपा का राज था, उन्होंने क्या किया, क्या एक्शन लिया? अगर गलत था 2016 से 18 तक वो उस व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई करवाते। अगर गलत था तो गलत होता तो कार्रवाई होती, कार्रवाई करना दूर, वो उसी शाखा में गोपनीय कार्य उसी स्तर से करते रहे। इसका मतलब ये जो आरोप है सब बेबुनियाद थे। मैं उनको खुली चुनौती देता हूं कि ये प्रदेश की जनता, प्रदेश का युवा वर्ग उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। कमान शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने भी संभाली और साफ साफ कहा किरोड़ी लाल मीणा सस्ती लोकप्रियता के लिए धरने पर बैठे हैं। इनको केवल राजनीति करनी है। 3 दिन तक तो इनसे उठा नहीं गया कि इतनी शानदार परीक्षा हो कैसे गई। अगर 31,000 की भर्ती मिल गई तो अभी 30,000 की भर्ती शिक्षा विभाग और निकाल रहा है, पटवारी की भर्ती हो रही है, ग्राम सेवक की भर्ती हो रही है। तो ये भर्तियां बेरोजगारों को रोजगार देना जो राजस्थान की सरकार दे रही है, ये इनके पच नहीं रहा है। रीट परीक्षा को लेकर अभ्यर्थी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। परीक्षार्थी इस परीक्षा को रद्द कराने की मांग कर रहे हैं। हालांकि सियासतदान इस परीक्षा को सियासी परीक्षा के रूप में ले रहे हैं, वहीं परीक्षार्थी इस परीक्षा को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। सियासतदान उन्हें आश्वासन दे रहे हैं कि इस परीक्षा में हुई गड़बड़ियों के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा।
लेकिन फिर भी परीक्षार्थियों को संशय है कि रीट 2021, रीट 2018 और अन्य फंसी हुई परीक्षाओं की राह पर ना चल पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मामला अगर चुनाव का हो तो चाहे छोटा हो या बड़ा, गूंज ऐसी होती है कि पूछिए मत। प्रदेश में उपचुनाव का रण सजा और महासंग्राम में बदलता जा रहा है। मैदान सज गया है, लड़ाके भी तैयार हैं। उपचुनाव की रणभूमि है साख पर प्रतिष्ठा। बीजेपी तो जोर लगा रही है, कांग्रेस भी जीत को लेकर आश्वस्त है। वहीं तीसरे की एंट्री भी हो चुकी है। जंग तो उपचुनाव की है, लेकिन ट्रेलर 2023 का। धरियावद में किसका फहराएगा ध्वज? कौन बनेगा वल्लभ नगर का विजेता? 2 का दंगल, किसका होगा मंगल? अभी अप्रैल में 3 जगह चुनाव हुए, आपने देखा क्या परिणाम रहे? 42,000 वोटों से हम जीते सहाड़ा। मरुधरा की दोनों सीटों पर उपचुनाव के रणबांकुरे तय होने के साथ ही दावों का दौर शुरू हो गया है। वल्लभ नगर सीट पर कांग्रेस ने सहानुभूति कार्ड चला और यहां से दिवंगत विधायक गजेंद्र सिंह शक्तावत की पत्नी प्रीति शक्तावत को उम्मीदवार बनाया है, तो धरियावद सीट पर बीजेपी ने दिवंगत विधायक के बेटे का टिकट काट दिया। आपको बताएंगे कि दोनों सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी के उम्मीदवारों की पूरी जानकारी, लेकिन पहले देखिए रण से पहले जीत के दावों की झड़ी। जिस ढंग का बजट हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने दिया, राजस्थान का सर्वांगीण विकास रुकने नहीं दिया, कोविड प्रबंधन शानदार किया, इसीलिए आम आदमी चाहता है कि कांग्रेस को मजबूती मिले। ये 2 बाई इलेक्शन भी कांग्रेस जीतेगी। जीतने की क्रेडिट पार्टी को मिलेगी और हारने की क्रेडिट भी पार्टी की ही जाएगी। इसमें व्यक्ति इतना महत्वपूर्ण नहीं होता है। मैं सोचता हूं कि मेरी भी जिम्मेदारी है और एमपी साहब की भी जिम्मेदारी है। पिछले चुनाव में वल्लभ नगर और धरियावद सीट पर सियासी मैच टाई रहा था। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ने एक एक सीट पर जीत दर्ज की थी। जहां वल्लभ नगर की सीट कांग्रेस के खाते में गई थी, तो वहीं धरियावद की सीट पर बीजेपी का कब्जा था। अब आपको बताते हैं दंगल के दावेदारों के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं वल्लभ नगर सीट की, जहां कांग्रेस ने दिवंगत विधायक की पत्नी प्रीति शक्तावत को उम्मीदवार बनाया। उनकी टक्कर होगी बीजेपी के हिम्मत सिंह झाला से। झाला को वल्लभ नगर में बीजेपी के समीकरण के हिसाब से फिट होने पर टिकट मिला है। वहीं धरियावद सीट पर कांग्रेस नगराज मीणा को टक्कर देंगे बीजेपी के खेत सिंह मीणा। धरियावद सीट पर बीजेपी उम्मीदवार के नाम ने सभी को चौंकाया, क्योंकि यहां से दिवंगत विधायक गौतम लाल मीणा के बेटे कन्हैया मीणा का नाम तय माना जा रहा था। उपचुनाव में कांग्रेस पूरा जोर लगा रही है। हाल ही में पंचायत चुनाव के अच्छे परिणाम और किसानों के मुद्दों ने कांग्रेस को एक नई ताकत दी है। वल्लभ नगर और धरियावद सीट पर कांग्रेस किसानों के मुद्दे को लेकर बीजेपी को घेरना चाहेगी। 2 का दंगल, 2023 का ट्रेलर। उपचुनाव के लिए सहानुभूति कार्ड चलने के बाद कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। वल्लभ नगर में दिवंगत विधायक गजेंद्र शक्तावत की पत्नी प्रीति शक्तावत के लिए वोट मांगते हुए सीएम गहलोत ने 2.5 साल में विकास के हर मुकाम को हासिल करने का भरोसा दिया, तो इशारों ही इशारों में अगले विधानसभा चुनाव के लिए भी जनता से जीत का आशीर्वाद मांग लिया। संकल्प कर लें, लेखा जोखा करते जाएं, हमारी गलतियां बताते जाएं, हमारी उपलब्धियों के ऊपर आप चिंतन करें। आपको लगे कि सरकार की तरफ से कोई कमी नहीं है, तो मैं समझता हूँ फिर आपको भी कंजूसी नहीं करना चाहिए। अगली बार तो कांग्रेस को सरकार बना के दिखा दो आप। कांग्रेस को तो सहानुभूति कार्ड पर पूरा भरोसा है, लेकिन जीत का दावा बीजेपी भी कर रही है। डर बस एक बात का है, बागियों का। अगर बात धरियावद की करें तो धरियावद से बीजेपी के टिकट के दावेदार हैं कन्हैया लाल मीणा, उन्होंने बगावत कर दिया। तो वहीं वल्लभ नगर में बीजेपी के टिकट के दावेदार उदय लाल डांगी ने आरएलपी ज्वाइन कर ली है और अब मैदान में ताल ठोक रहे हैं। बगावत की बात, तर्क तैयार, लेकिन बीजेपी में बगावत को लेकर भी पार्टी के नेताओं ने खास तर्क तैयार कर लिया है। सुनिए क्या कह रहे हैं
केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल। वोटर परिवारवाद को चाह रहा है क्या? नहीं, वोटर क्या चाह रहा है? तो अब अगर परिवारवाद पार्टी ने निर्णय लिया, इस पे सवाल खड़े नहीं करने चाहिए, आपको इसकी प्रशंसा करनी चाहिए। दावे अपनी जगह हैं और हकीकत अपनी जगह। ये तो जनता को ही पता है कि कौन कितने पानी में है, और ये तो जनता ही तय करेगी कि धरियावद का ध्वजवाहक कौन होगा और वल्लभ नगर का विजेता कौन होगा। फिलहाल इन 2 सीटों को 2023 का ट्रेलर माना जा रहा है और इसीलिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पूरा जोर लगा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। विरोधियों को जवाब कैसे देना है, ये मामला अगर सियासत में आए तो सीएम गहलोत को जादूगर यूं ही नहीं कहते। वो वर्क फ्रॉम होम से बाहर आए और बताया, होम से हो या फील्ड से, बात काम की हो तो उनका कोई सानी नहीं है। जब वक्त सावधानी बरतने का था तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी। वर्क फ्रॉम होम के दौरान काम पहले की तुलना में ज्यादा ही करते रहे। अपने आवाज से पूरे प्रदेश की बागडोर संभाली और पूरे प्रदेश की मॉनिटरिंग में जुटे रहे। नतीजा, मुख्यमंत्री के काम को केंद्र से लेकर WHO ने भी सराहा। इसी बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की एंजियोप्लास्टी हुई और वर्क फ्रॉम होम का सफर लंबा हो गया। लेकिन एक बार फिर से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत फील्ड में लौट आए हैं उसी जज्बे और तेवर के साथ। न रुकना न थकना, बस लगन के साथ कर्तव्य पथ पर चलते रहना, यही फलसफा है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार सीएम गहलोत वर्क फ्रॉम होम से बाहर आ गए हैं और फुल एक्शन में नजर आ रहे हैं। इसी मंत्रालय का मंत्री बनूंगा वापस। पोर्टफोलियो मैंने दे दिया। पहले मैंने सोचा था, बहुत मेहनत करी इन्होंने, अगला वापस सरकार बने, सेम पोर्टफोलियो 4थी बार, 3 बार तो रह गए इनके पास, 4थी बार पोर्टफोलियो इनके पास। कोविड के चलते सीएम अशोक गहलोत लंबे समय से वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दे रहे थे। इस दौरान वे वर्चुअल मीटिंग्स और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही सत्ता की बागडोर संभाल रहे थे। साथ ही वर्चुअल तरीके से ही जनता से रूबरू हो रहे थे। लेकिन सीएम अशोक गहलोत का ये वर्क फ्रॉम होम ना तो विरोधियों को रास आ रहा था और ना ही विपक्ष को। सवाल उठाने वाले सवाल उठा रहे थे, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इन सब को नजरअंदाज कर जी जान से प्रदेश की सेवा में जुटे थे। इसी बीच गहलोत की एंजियोप्लास्टी भी हुई और उनका वर्क फ्रॉम होम और ज्यादा लंबा हो गया। लेकिन अब सीएम गहलोत स्वस्थ होकर वर्क फ्रॉम होम से बाहर आ गए हैं और फुल एक्शन में भी नजर आ रहे हैं। लंबे इंतजार के बाद सीएम गहलोत ने 2 अक्टूबर से वर्क फ्रॉम होम को छोड़कर वर्क फ्रॉम फील्ड की शुरुआत की। सीएम गहलोत वर्क फ्रॉम फील्ड में लौट आए हैं, पूरे एक्शन में। अंदाज भी वही है, तेवर भी वही है और विपक्ष पर तंज कसने का तरीका भी वही। तो मुझे अब कुछ होने वाला नहीं है। अब 15 साल तो 20 साल मुझे कुछ नहीं होने वाला। अब दुखी होना हो तो हो, दुखी मेरे बस की बात नहीं है। मुझे कुछ नहीं होगा। जैसे विपक्ष वाले बोलते रहते हैं, घर में बैठ गए, घर में बैठ गए। अरे मैंने गुलाब ने कटारे को बिका, ज़्यादा मत घूमो, फिर इकट्ठी करोगे। SOP जारी हमारी है, ठीक है, मुकदमा दर्ज नहीं करवा रहे हैं कि पॉलिटिकल इश्यू बन जाएगा, वरना आपको भी खतरा है और आप जहाँ जा रहे हो वहाँ लोगों को भी खतरा है। और उनको तो केवल मैं इसी को निपटाना था, उनके स्वर्गवास के बाद में भी, तो मेरे मना करने के बाद ही वहाँ पर गए। वर्क फ्रॉम होम से बाहर आते ही सीएम गहलोत ने फील्ड में पहले की तरह पूरी क्षमता से भागदौड़ भी शुरू कर दी है। पिछले 1 सप्ताह में सीएम गहलोत कई कार्यक्रमों में शामिल भी हो चुके हैं। इतना ही नहीं, वल्लभ नगर और धरियावद में उपचुनाव को लेकर जनसभाओं को भी संबोधित किया। 1 अप्रैल 2021 यही वो तारीख है जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत केरल दौरे पे गए थे और उसके बाद से लगातार गहलोत वर्क फ्रॉम होम पे थे। लेकिन 8 अक्टूबर को धरियावाद और वल्लभनगर की चुनावी सभाओं को संबोधित करके मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ये संदेश साफ दे दिया है कि अब बारी एक्शन की है, क्योंकि उनका वर्क फ्रॉम फील्ड शुरू हो चुका है। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ सचिन कुमार, न्यूज़ 18 जयपुर।
और अब बात एक मामले पर फैसले की जो साथ में उम्मीद लेकर आता है कि इंसाफ में देर खत्म हो सकती है अगर सिस्टम चुस्त हो। सितंबर 2021। रूह कांप उठती है, शरीर कांट हो जाता है जब ऐसी खबर सामने आती है और सिर भी शर्म से झुक जाता है। ऐसी खबर आई 26 सितंबर को राजधानी जयपुर के कोट खावदा से, जहां पर एक दरिंदे ने एक 10 साल की मासूम को बनाया अपनी हवस का शिकार और सिर शर्म से झुक गया। और उसी समय ये दिल भगवान से पूछ रहा था कि हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है। 26 सितंबर की देर शाम, जब रात का अंधेरा इलाके में हावी होने ही वाला था, राजधानी जयपुर के कोटकावदा थाना इलाके में एक मासूम बाजार से घर लौट रही थी। एक शख्स, शायद थोड़ी जान पहचान वाला, उसे मिला। कहा घर छोड़ दूंगा। मासूम थी, उसे क्या पता था कि शंकर लाल मीणा नाम का वो शख्स दरअसल एक हैवान है, दरिंदा है। वो मासूम उसके साथ चली गई। शंकर लाल उसे घर नहीं खेत में ले गया, हाथ पैर बांध दिए, मुंह में कपड़ा ठूंसा और तब तक अपनी हवस का शिकार बनाया जब तक मासूम निढाल होकर बेजान सी नहीं हो गई। हैवान अपने शिकार को मरा मानकर भाग निकला, लेकिन मासूम किसी तरह लड़खड़ाते हुए घर पहुंची, एक सवाल के साथ कि एक दरिंदे की वजह से काली अंधेरी रात सी बन चुकी मासूम की जिंदगी में आखिर इंसाफ की सुबह कब नसीब होगी। ये सवाल इसलिए था क्योंकि देश की न्याय व्यवस्था में अंधेर तो नहीं पर देर बहुत है। इंसाफ का रास्ता बनाने वाले ये लोग कई बार चुस्त नहीं होते, तो कभी कोर्ट में मामले अटक जाते हैं या अटकाए जाते हैं, या कभी लटक जाते हैं या लटकाए जाते हैं। यूं ही समाज का कहे जाने वाले सिनेमा का ये डायलॉग फेमस नहीं हुआ है। तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलोड, इंसाफ नहीं मिला। मिली है तो सिर्फ ये तारीख। हीरो के डायलॉग का एक एक शब्द, पीछे से आती हंटर की आवाज, अदालत के दर पर लगने वाली देर को हूबहू बता गई। पर इस बार इंसाफ की सुबह न केवल जल्दी आई, बल्कि इतना जल्दी आई कि नजीर बन गई, इतिहास बन गया। ये होती है स्पीड, ये होता है इंसाफ। 7 दिन, महज 7 दिन लगे हैवान के हिसाब में। कानून ने वो कर दिखाया जो इससे पहले प्रदेश ने नहीं देखा था। कानून ने वो कर दिखाया जो उसकी पहचान से उलट था। 7 दिन में हैवान का हिसाब, इंसाफ। चट हुई जांच, पट हुआ इंसाफ। और सारी कार्रवाई लगातार करते हुए हमने ये भी इंश्योर किया कि जितने भी एविडेंसेस कलेक्शन है, खासतौर से जो टेक्निकल एविडेंसेस हैं, वो सारे कलेक्ट किए जाएं और लॉजिकल कंक्लूजन पहुंचाने के लिए हम लोगों ने इसमें जो भी कार्रवाई थी, उस कार्रवाई को जल्दी से जल्दी करने की कोशिश की। अलग अलग टीमें बना करके अलग अलग टास्क देने की वजह से हम लोग एक निर्धारित समय में कर पाए, और यही कारण था कि हम लोग इसका चालान, जो चार्जशीट हमें पेश करनी थी, वो हम बहुत जल्दी पेश कर पाए। माननीय न्यायालय से हमने रिक्वेस्ट किया कि हम भी जो है जल्दी ट्रायल इसकी कंप्लीट कर सकते हैं, और माननीय न्यायालय ने हमारे एप्लीकेशन जो स्वीकार करते हुए हमें जल्द ट्रायल करने के निर्देश दिए, और 5 दिन में हमने जो है ट्रायल कंप्लीट करके और अपना जो केस था वो प्रूव किया। और आज जो माननीय न्यायालय ने जो फैसला दिया है, 2 लाख रुपये जुर्माना और 20 साल की कठोर कारावास की जो सजा सुनाई है। एफआईआर के 13 घंटों के अंदर अंदर हैवान सलाखों के पीछे था। गिरफ्तारी के 7 घंटे के अंदर अंदर चालान पेश हो गया और अगले दिन ट्रायल शुरू हुआ। जो हो रहा था प्रदेश के न्यायिक इतिहास में पहली बार था। ताबड़तोड़ गवाहियां हुई, पीड़ित का बयान वीसी से हुआ, अंतिम बहस हुई और फिर हुआ सजा का ऐलान 7 दिन में। हैवान अब अपनी जिंदगी के अगले 20 साल जेल में रहेगा, जेल की रोटी खाएगा, जेल का पानी पिएगा, और इतना ही नहीं 2 लाख का जुर्माना भी भरेगा। 2 लाख का जुर्माना भरने के साथ साथ ही जेल में अपनी सजा के काल के दौरान हर दिन पश्चाताप की आग में जलेगा। ये सब संभव हो पाया पुलिस, एफएसएल, डॉक्टर और तमाम एजेंसीज के कोऑर्डिनेशन से। अंत में बस इतना ही, इंसाफ का रास्ता दिखाने वाले ये लोग अगर इसी तरह का कोऑर्डिनेशन दिखाते रहें तो लोगों को समय पर न्याय मिल सकेगा। कैमरामैन अविनाश के साथ लवली वधवा, न्यूज़ 18 जयपुर। तो देखा आपने, खबर में दम है। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।